गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो एल्डोल कंडेंसेशन था। ठीक है, हमने कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और है भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, हर साल वहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% आता ही है आएगा ही। यूनिट का मेजर पार्ट वही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था कार्बोनिल कंपाउंड का, वो था एल्डोल कंडेंसेशन, यही था। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि हम दो कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कार्बोनिल कंपाउंड दो होते हैं। ठीक है, अब दोनों एक ही मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। समझ गए ना। अगर अलग अलग कार्बोनिल आप यूज़ कर रहे हो तो वो रिएक्शन होगी इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल है तो वो एल्डोल होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस तरह से इंटर और इंट्रा का मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया था। फिर आपको ये कहा था कि दो कार्बोनिल तो है, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन वहाँ नहीं है, किसी भी एक के पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन एक तो होना ही चाहिए। दोनों के पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक के पास भी अगर नहीं है, दोनों में से किसी के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन वहाँ नहीं होता है, ये बताया था। फिर आपको कहा था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। एसिडिक मीडियम में होता है तो इनोल न्यूक्लियोफाइल बनता है, और बेसिक मीडियम में होता है तो इनोलेट न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है। ये चीज़ बताई थी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो हमने दो कार्बोनिल यूज़ किए, मान लो दोनों अलग अलग है, दोनों में से जिस कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो बनाता है इनोल या इनोलेट। समझ रहे हो, दोनों में से जिस कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इनोल या इनोलेट बनाता है। अब मान लो दो कार्बोनिल मैंने लिए, दोनों सेम नहीं है और दोनों के पास ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब कौन सा वहाँ इनोल या इनोलेट आयन बनाएगा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम उसका इनोल या इनोलेट बनाते हैं जो कार्बोनिल लेस रिएक्टिव हो, और लेस रिएक्टिव वो होता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हो। ये चीज़ बताई थी ना। तो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो कार्बोनिल होगा लेस रिएक्टिव, और जब आप वहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो भी इनोल या इनोलेट बनेगा वो किसका बनेगा, वो उसी कार्बोनिल का बनेगा जिसमें क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब जो लेस रिएक्टिव है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल इंटरमॉलिक्यूलर के डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल इंट्रामॉलिक्यूलर के डिस्कस किए थे। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर का ये लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था और कहा था कि आप लोग इसको बनाएं। अगर बनाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल के आया होगा। सबसे पहले आपने इसको नंबरिंग दी होगी 1 2 3 4 8, कि अगर मैं ये वाला एच हटाती हूँ तो 8 मेंबर रिंग बनती है। मतलब मुझे ये वाला एच तो किसी भी हालत में नहीं हटाना, क्योंकि जो रिंग बनेगी वो स्टेबल नहीं बनेगी, 8 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ वाला हटाया तो रिंग यहाँ से ही बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, 8 मेंबर से तो 6 मेंबर स्टेबल होती है भाई, 6 मेंबर से 5 स्टेबल होती है। लेकिन अब देखो दिमाग में ऐसा तो नहीं आ जाएगा ना कि यहाँ वाला एच भगा दे ताकि 5 मेंबर बन जाए। नहीं भाई, ये दोनों एच एसिडिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो इन दोनों में से किसी एक को हटाना है हमें। ठीक है ना, तो एक जब हम मोर एसिडिक एच हटाते हैं ये वाली, तो प्रोडक्ट लेस स्टेबल मिलता है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाऊँगी, मैं हटाऊँगी इसको, क्योंकि इससे मुझे 6 मेंबर रिंग मिलेगी। देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना आपको मैंने कल बताया था। 6 मेंबर रिंग बन रही है, बना दो। 6 नंबर पे देखो जब ये यहाँ अटैक करेगा, अटैक नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट बनाना क्या बताया था कि जहाँ से एसिडिक एच निकलती है उसके दोनों एच और इसका ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो, यानी एक और 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग ट्रिक।
एक नंबर पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक नंबर पे CO ग्रुप जोड़ दिया। 6 नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है, ये मैथिल जोड़ दिया। अगर ये प्रोडक्ट आपका किसी का बना है तो बिल्कुल सही है, अगर ये प्रोडक्ट बनाए हैं किसी ने तो बिल्कुल सही है। कैसे अप्रोच किया होगा आपने? सबसे पहले आपने एसिडिक या बेसिक मीडियम इसको दिया होगा। मैंने बेसिक दे दिया तो भाई H रिमूव होने वाला है, यहाँ वाला H निकलेगा, क्योंकि यहाँ से जब H निकलता है तो हमें जो रिंग मिलती है वो 6 मेंबर मिलती है, जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल मिलता है। ठीक है, इसने अटैक किया, क्या बनाएगा? ये बनेगा इनोलेट आयन। इनोलेट आयन हमारे पास आ जाएगा। अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं है, इनोलेट आयन अटैक करता है दूसरे कार्बोनिल पर इस तरह से, यही होगा आगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। यहाँ एक मैथिल है, एक O- है और एक नंबर पे आपके पास ये ग्रुप है, ये चीज़ है। अब आपने इसको H+ दे दिया होगा। जब आप इसको H+ दे देंगे तो ये चीज़ आएगी क्या? OH और ये मैथिल। ठीक है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। अब जैसे आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपने इस तरह से प्रोसीड किया है ना तो आपका बिल्कुल सही है। अगर मैकेनिज्म ऐसे किया है ना तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एल्डोल कंडेंसेशन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब देखो बेंजोइन कंडेंसेशन की सबसे पहले कंडीशन, बेंजोइन कंडेंसेशन कहाँ होता है? सारे रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, सब में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो? सेकंड है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। ठीक है, सबसे पहले कौन से कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं? जैसे एल्डोल में था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वैसे ही बेंजोइन में क्या होता है कि हमें ऐसा कार्बोनिल यूज़ करना है जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन ना हो। समझ रहे हो ना? हमें ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवानी है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड की ही होती है। एल्डिहाइड भी ऐसे जो sp2 कार्बन से जुड़े हो, मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि वहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी तो sp2 होगा वो। देखो क्या मतलब है, हमें जो कंपाउंड लेना है वो जनरली हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन में जनरली हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं। बेंजीन रिंग पर CHO, यही होता है बेंजल्डिहाइड। 2 मोल की रिएक्शन होती है, कैसियन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन होती है पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। अल्कोहलिक कैसियन यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ, ये इसके लिए अल्फा कार्बन है, अल्फा पे OH है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है ना?
अब देखो यहाँ हम KCN को क्यों यूज़ करते हैं। KCN जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या कहेंगे, KCN से जो CN हमें मिलता है, अभी आगे आ जाएगा, देखो मैकेनिज्म में आ जाएगा वो सब। सबसे पहले KCN ये क्या करता है, सबसे पहले KCN बनाता है अपना आयनिक कंपाउंड यानी K+CN-। CN- जो होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और साथ ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। तो इसकी ये दो प्रॉपर्टी ही इस KCN को इस रिएक्शन में यूज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अटैक भी आसानी से कर देगा और बाहर भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये होता है C6H5, यहाँ मैंने लगा रखा है CHO, C6H5 है। सबसे पहले CN- रिएक्शन करता है, ये लो क्या बनेगा, देखो यहाँ आ गया अपने पास CHCnO-। ये चीज़ बनेगी जी, बिल्कुल यही चीज़ बनेगी, समझ रहे हो ना, ये ही चीज़ हमारे पास आएगी। अब देखो ये वाली जो H है, ये वाली जो H है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके पास। ये जहाँ जुड़ी हुई है वहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाली H एसिडिक है। तो यहाँ से निकलेगी, उसको कौन ले लेगा, ये O- उसको ले लेगा। इधर बनाती हूँ, देखो ऑक्सीजन ने H को ले लिया, ये है CN। अब जैसे ही H+ की फॉर्म में जाएगा, एसिडिक H है मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगी ना, H+ की फॉर्म में जाएगी, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन आप दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड जो भी आपने लिया है उसके साथ करवाओगे, तो मैंने दोनों सेम ही लिए हैं, दोनों ही बेंजल्डिहाइड लिए हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, यहाँ क्या चीज़ बनेगी, देखो COH CN CHO- C6H5, यही बनेगा भाई, ठीक है। अब जो कंपाउंड हमारे पास बना है उसके पास देखो एसिडिक हाइड्रोजन है ये रहा, तो ये H यहाँ से चला जाएगा। यहाँ देखो ये वाला H क्यों निकल रहा है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो ये H यहाँ से निकल गया, यहाँ बन गया O-। समझ रहे हो ना, यहाँ आ गया OH और ये अपना C6H5 मेंटेन है, ये चीज़ बनेगी जी। अब क्या होगा, अब ये O- रेजोनेंस करते हुए इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर करेगा। CN- एक गुड लिविंग ग्रुप होता है और एक गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए इस रिएक्शन में KCN को यूज़ किया जाता है। समझ रहे हो KCN क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। CO CHOH C6H5 अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये आपका क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना, ये यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो इस रिएक्शन में अगर आपको रेट पूछी जाती, रिएक्शन समझ में आ गई होगी ना, अल्कोहलिक KCN लिया जाता है, उसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, एल्डिहाइड ही यूज़ किया जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन में। जो प्रोडक्ट मिला है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसी का दूसरा नाम बेंजोइन है, जिन्होंने दिया था ना उन्हीं के नाम से इसका नाम है बेंजोइन, ठीक है। बेंजोइन हमें मिल जाता है, फिर क्या करना है, हमें KCN की रिएक्शन करवानी है। KCN क्यों, क्योंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, इसलिए ये रिएक्शन में अटैक भी आसानी से करता है, बाहर भी आसानी से हो जाता है, समझ रहे हो ना। फिर जैसे आप CN का अटैक करवाते हो, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, टेट्राहेड्रल है ये वाला कार्बन, sp3 है, ठीक है। फिर यहाँ वाले OH एसिडिक है क्योंकि CN विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से बाहर हो जाता है, O- पे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद
इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो कार्ब एनायन बना है, देखो मध्यवर्ती क्या बनता है बेंजोइन में, कार्ब एनायन यही है कार्ब एनायन। जब आपको पूछा जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो वो यही होता है जहाँ कार्ब एनायन बनता है और वो अटैक करता है दूसरे कार्बोनिल पर, ये इस बेंजोइन कंडेंसेशन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, फिर बस अटैक करवा के और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बेंजोइन आपको मिलता है, ये चीज़ होती है। अगर आपको इस रिएक्शन की रेट पूछी जाती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जब कोई रिएक्शन होती है, आप जनरल वे में क्या कहते हो कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग लेते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है, ये बोलते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम ये कहते हैं कि किसी रिएक्शन में इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या उसकी क्या कहलाती है, उसकी ऑर्डर कहलाती है। कैसे, जैसे इस रिएक्शन में 2 कार्बोनिल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों देखो जो इसका आरडीएस स्टेप है उसमें दोनों कार्बोनिल भाग ले रहे हैं, प्लस ये न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक नहीं करेगा तब तक आरडीएस स्टेप भी नहीं आएगा ना, तो जो रिएक्शन है वो इन दोनों कार्बोनिल पर प्लस इस विड्रॉइंग ग्रुप पर भी डिपेंड करती है। तो मैं क्या कह दूँगी कि जो रेट होती है यहाँ वो दोनों कार्बोनिल पर भी डिपेंड करती है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर भी डिपेंड करती है। तो आप यही तो कहते हो कि रिएक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पावर उनका टोटल ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब 2 और 1 थर्ड ऑर्डर की ये क्या है, रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि उसके आरडीएस स्टेप में दोनों कार्बोनिल प्लस जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। समझ रहे हो ना किस तरह से बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, ये है आपका क्या, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है ना। अब देखो, या तो दोनों कार्बोनिल सेम थे, अगर मेरे पास अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो, बस कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन sp2 होना चाहिए। एल्डिहाइड है तो इसके एक तरफ तो H होगा, दूसरी तरफ जो भी कार्बन है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब मान लो मैंने 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ किए, अब देखो मैकेनिज्म से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आरडीएस स्टेप होता है उसमें कार्ब एनायन बनता है, जो आरडीएस स्टेप होता है वहाँ क्या बनता है, कार्ब एनायन बनता है। ठीक है। तो जो कार्ब एनायन है, अगर यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ, हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब उसके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ये बोलते हो ना। ठीक है। अगर इस कार्बोनिल के पास यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, जैसे ये रिंग थी, इस रिंग पे अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप मैंने जोड़ दिया तो कार्ब एनायन स्टेबल हो जाएगा ना, मतलब कार्ब एनायन के इस कार्बन पर रहने की जो दर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसको तो स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। समझ रहे हो ना, मुझे इस कार्बन पर ये कार्ब एनायन चाहिए ताकि ये आगे वाले कार्बोनिल पर अटैक कर सके, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो इस कार्ब एनायन की इस कार्बन पर रहने की दर कम हो जाती है और आगे जो रिएक्शन की रेट है वो भी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो मैं क्या ट्राई करूँगी कि जब मैं अलग अलग कार्बोनिल यूज़ करूँगी तो मैं ये ध्यान रखूँगी कि मुझे इस CN का अटैक उस कार्बोनिल पर करवाना है जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो या जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ताकि वहाँ बनने वाला कार्ब एनायन क्या हो, लेस स्टेबल हो और उसके इस कार्बन पर बने रहने की जो दर है, बने रहने का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो, ताकि वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। कहने का मतलब कुछ ऐसे है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
एग्ज़ाम्पल है, जैसे मेरे पास एक तो ये वाला कार्बोनिल है और एक ये वाला कार्बोनिल है। दोनों ही बेंजोइन कंडेंसेशन दे सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की ही एल्डिहाइड में जो ये वाला कार्बन है वो sp2 है। ठीक है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन हो सकता है। मैंने ये कहा है कि जब मैं CN का अटैक करवाऊंगी ना, तो वो अटैक उस कार्बोनिल पर करवाना है जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो जब मैं CN का अटैक करवाऊंगी, जब मैं CN का अटैक यहाँ पर करवाऊंगी तो वो अटैक इस कार्बोनिल पर होगा। जब CN का अटैक होगा तो वो इस कार्बोनिल पर होगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बेनाइन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा इस डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और वो लेस स्टेबल होने की वजह से आगे वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। H ट्रांसफ़र होता है ना यहाँ से, यही तो होता है भाई। इसका मैकेनिज्म मैं बताने नहीं चाहती थी आपको, लेकिन बता देते हैं। यह स्टेप बताना चाह रही हूँ कि यहाँ जो कार्बेनाइन बनता है हमें ट्राई करना है कि उसकी स्टेबिलिटी कम रहे, तभी तो यहाँ मेंटेन रहेगा ही, तभी तो आगे भाग लेगा। ठीक है ना? तो यहाँ हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और ये आगे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो अब जो भी आपका दूसरा कार्बोनिल है ये उस पर अटैक कर देगा। कर दिया अटैक, क्या बन गया देखो, ये चीज़ बनेगी ना OH CN CHO -PH। इस रिंग को मैंने PH लिखा है भाई। ठीक है, ये बनने के बाद ये H निकल के वहाँ जाता है, क्योंकि वो एसिडिक H है। पता है ना, ये तो अभी तो बताया था। ये H यहाँ आ जाता है और फिर ये रेजोनेंस करके इस लीविंग ग्रुप को यहाँ से भगा देता है, CN- को यहाँ से भगा देता है और प्रोडक्ट हमें ये मिल जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। ठीक है ना? बस कहने का मतलब यही था इस मैकेनिज्म से कि जब अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड हो तो हमें क्या देखना है कि हमें जो CN न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक उस कार्बोनिल पर करवाना है जहां बनने वाला कार्बेनाइन लेस स्टेबल रहे, ताकि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए और वो आगे पार्टिसिपेट करें। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कम कब होती है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो। तो मैंने जहाँ डोनेटिंग ग्रुप था उस पर CN का अटैक करवाया है, ताकि जब RDS स्टेप में कार्बेनाइन बने उसकी स्टेबिलिटी कम रहे, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहे और वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। समझ गए हो ना भाई? बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन, डायरेक्ट आती है एग्ज़ाम में। देखो, अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता, अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं कैसे बनाती, वो भी देख लो। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में से कौन से कार्बोनिल पर CN का अटैक करवाना है। तो ये तो आप पहचान लोगे आराम से कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहाँ हमें अटैक करवाना है, या जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है वहाँ हमें अटैक करवाना है। ठीक है ना? तो जहाँ अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन है। देखो, इस ग्रुप पर, इस एल्डिहाइड पर जब मैंने अटैक करवाया तो प्रोडक्ट बनते समय उसका कार्बोनिल तो मेंटेन है, और जो दूसरा कार्बोनिल है उसका कार्बोनिल OH में चेंज हो गया है। कहने का मतलब कुछ ऐसे है कि अगर मेरे पास ऐसे दो कार्बोनिल होते, ये दोनों, क्या मान लो यहाँ कुछ भी नहीं है, रिएजेंट देखते ही समझ जाओगे। दो एल्डिहाइड है और एक SN दिया हुआ है, मतलब ये बेंजोइन कंडेंसेशन है। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे
इन दोनों में से पहले बस ये चेक कर लो कि जो CN है उसका अटैक कहाँ करवाना है। यहाँ तो करवा नहीं सकती क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अटैक यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा। तो जहाँ अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रखो बस। मतलब प्रोडक्ट जब बनाओगे तो देखो ये बनेगा, इसका कार्बोनिल मेंटेन रहेगा और इसका कार्बोनिल OH में चेंज हो जाएगा, बस ये इसका प्रोडक्ट है। समझ गए कैसे बनाना है? जिस पर CN अटैक करेगा उसका कार्बोनिल मेंटेन रखना है। ठीक है ना, कर लेंगे इसे। यह बेंजोइन कंडेंसेशन है। बेंजोइन कंडेंसेशन की कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें एल्डिहाइड ही लेने हैं हमेशा, और एल्डिहाइड ऐसे लेने हैं जो sp2 कार्बन से जुड़े हो। जनरली एरोमेटिक लेने हैं एल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं में sp2 कार्बन मिलेगा आपको ज़्यादातर। फिर KCN यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और एक गुड लिविंग ग्रुप भी है, इसलिए हम KCN यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर जब KCN की रिएक्शन होती है तो वो उस कार्बोनिल पर पहले होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना हो या जिस पर इलेक्ट्रॉन डिलीजिंग ग्रुप हो, ताकि बनने वाला कार्बोनाइन लेस स्टेबल हो, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो। समझ रहे हो ना, तभी तो आगे भाग लेगा वो रिएक्शन में। ठीक है, फिर अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जिस कार्बोनिल पर CN अटैक करता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है और जिस पर अटैक नहीं होता उसका कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके कौन सी रिएक्शन हो गई है भाई? बेंजोइन कंडेंसेशन। समझ गए होंगे ना बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपका सेकंड केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट रिएक्शन हम मैनिक रिएक्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो मैनिक रिएक्शन छोटा है इसलिए पहले वो वाला ले लें। मैनिक रिएक्शन में क्या होता है देखो, मैनिक रिएक्शन थर्ड केमिकल रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले उसका रिएजेंट क्या है, क्या हम ले, किससे हम रिएक्शन करवाएं, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन होती है वो आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से करवाते हो। मैंने कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लिया, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ESR रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी होती है ना। तो मुझे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। मैनिक रिएक्शन एक टाइप का ESR ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड लेना है, उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवानी है, 2 डिग्री एमीन से करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन से करवानी है। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है NN डाईमिथाइल एमिनो 2 मिथाइल और फिर जो भी एरोमेटिक कंपाउंड यूज़ किया है उसका नाम, जैसे मैंने पिरोल यूज़ किया तो पिरोल, बेंजीन यूज़ किया तो बेंजीन। ठीक है, देखो जैसे मैंने क्या कंपाउंड लिया, मैंने ले लिया पिरोल। जब 5 मेंबर रिंग हो, 5 मेंबर रिंग में हेट्रोएटम नाइट्रोजन हो तो उस रिंग को कहा जाता है पिरोल, इस कंपाउंड को कहा जाता है पिरोल। जब 5 मेंबर रिंग हो, उसमें हेट्रोएटम नाइट्रोजन हो, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों कहा है इसको? होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें साइक्लिक कंपाउंड हो और सारे एटम सेम हो, तो वो कंपाउंड होंगे होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, कम से कम एक हेट्रोएटम हो
हेटेरो एटम कौन होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे ही हेटेरो एटम की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कोई भी अगर एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। अब जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर्ड हो, उसमें जो हेटेरो एटम वो नाइट्रोजन हो, तो उसे हम पीरोल कहते हैं। ठीक है। पीरोल एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? ये लोन पे रेजोनेंस करेगा, तो जब डीलोकलाइजेशन होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2, 2 4 और 2 6। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई में 4 और एक लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और सारे एटम्स का जो संकरण है वो sp2 है, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसके रिएक्शन में किससे करवाऊंगी? फॉर्मेल्डिहाइड से और 2 डिग्री एमीन से। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर मिलता है NN डाइमिथाइल की N पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, NN डाइमिथाइल एमिनो 2 मिथाइल, क्योंकि इसकी 2 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल पिरोल। पिरोल लिया है ना, इसलिए यहाँ मैं लास्ट में पिरोल लगा दूँगी। अब देखो मैकेनिज्म, देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो रिएक्शन करता है 2 डिग्री एमीन से। जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो इस 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करता है। 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के 5 लोन पेयर है, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये चीज़ बनेगी ना, CH2O-, यहाँ जुड़ा हुआ NH, मिथाइल मिथाइल, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हटाने के लिए इस H को निकालेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या बन जाएगा? CH2, और फिर आगे देखिए आप, तो ये वाली चीज़ आपके पास आएगी। जैसे यहाँ से H+ निकलेगा उसे O- ले लेगा, OH बना लेगा, ये बनेगा। अब यहाँ अपने पास क्या है? N और ये 2 मैथिल। अब क्या होगा? ये लोन पे रेजोनेंस करेंगे, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है। जैसे ही यहाँ से OH- बाहर हुआ, आपके पास ये स्पीशीज़ आएगी क्या? देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया, इसको बोलते हैं इमीनियम आयन। इमीनियम आयन, जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे इमीन कहते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे इमीनियम बोलते हैं। इसके अगर मैं अनुनादित संरचना बनाऊंगी तो ऐसे बनेगी क्या? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर इन दोनों अनुनादित संरचनाओं में से मैं ये कहूँ कि स्टेबल कौन सी है, तो आप कहोगे मैम ये वाली स्टेबल है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम विद्युतऋणी परमाणु पर आ रहा है, और वो अनुनादित संरचना ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें कम विद्युतऋणी परमाणु पर पॉजिटिव हो। ठीक है, इसलिए ऊपर वाली अनुनादित संरचना ज़्यादा स्थायी है। इसलिए जब मैं पिरोल से रिएक्शन करवाऊंगी तो रिएक्शन में वही भाग लेगी। ठीक है, ये लो, ले आओ उसको, CH2 NMe2, और ये अपना इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? इसने यहाँ अटैक किया, जब ये अटैक करेगा तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। देखो CH2N और ये दोनों मैथिल, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तभी तो CH2 यहाँ जुड़ा, मतलब यहाँ चार्ज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अनुनादित संरचना बना दो, रेजोनेंस करेगा, क्या बन जाएगा? देखो NH, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या बन गया? N, और इस पर 2 है मैथिल। ऐसे ये यहाँ रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर भी तो रेजोनेंस करता है, करेगा। देखो क्या बना लेगा? जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा,
अब कोई अनुनादी संरचना आगे पॉसिबल नहीं है, यही बनेगी अनुनादी संरचनाएं। तो अब जो लास्ट वाली संरचना हमारे पास आई है, ये वाली, वो क्या करती है, अब यहाँ से ये H+ निकलता है और एरोमेटाइजेशन करता है, सिस्टम को एरोमेटिक बनाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। यहाँ से H+ निकल गया, आपको ये कंपाउंड मिलेगा। जो ऊपर बनाया है ना प्रोडक्ट, वही है ये एनाइन डाइमिथाइल एमिनो 2 मिथाइल पिरोल, ये बनेगा ना। ये है आपका मैनिक रिएक्शन। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन से होती है, 2 डिग्री एमीन से फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हमें इमीनियम आयन मिल रहा है, ठीक है। फिर उस इमीनियम आयन की रिएक्शन, उसमें हमने क्या देखा कि 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है। एक अनुनादी संरचना में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आता है और दूसरे में कार्बन पर पॉजिटिव आता है। तो वो अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर क्या हो, पॉजिटिव हो, इसलिए ऊपर वाली ज़्यादा स्थायी है। तो आगे रिएक्शन में वही भाग लेती है। रिएक्शन करवाई आपने, पिरोल की आपने रिएक्शन करवाई। तो पिरोल की जब अनुनादी संरचनाएं देखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। पिरोल की अनुनादी संरचनाएं बना के देखना, अल्फ़ा यानी इसके पास जहाँ मैंने अटैक करवाया वो तो अल्फ़ा है, इसके आगे वाला बीटा है, तो दोनों ही पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो ये प्रूफ करता है कि पिरोल में जब ESR रिएक्शन होती है तो वो अल्फ़ा पर भी होती है, बीटा पर भी होती है। लेकिन जब अल्फ़ा पर होती है तो देखो अनुनादी संरचनाएं कितनी मिल रही है, हमें 3 मिल रही है, ठीक है ना। और जब बीटा पे करवाते हैं तो 2 ही मिलती है। तो जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, इसलिए अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट स्टेबल माना जाता है। और जो प्रोडक्ट होता है उसमें आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अल्फ़ा पर आता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया इमीनियम आयन, और H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है जो यहाँ से बाहर हो गया। तो हम क्या कर देंगे कि ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल ही निकलता है, ये चीज़ हो रही है ना। देखो जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि अल्फ़ा पे रिएक्शन क्यों हुई है वो देख लो। ये पिरोल है, इसके अनुनादी संरचना ये बनाओ, ऐसे बनाते हो, बना दो। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ तो आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आगे रेजोनेंस करता जाएगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा अनुनादी संरचनाओं के दौरान आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उन पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो ये होगा आगे रेजोनेंस, देखो ये अनुनादी संरचनाएं हैं पिरोल की, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। इसके आगे जब करवाओगे तो वापस से ये न्यूट्रल कंपाउंड बना लेगा, ऐसे पिरोल ही बना देगा ना वापस। तो अनुनादी संरचना ये है पिरोल में, ये इसका अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, ऐसे इधर से काउंट करोगे तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। अनुनादी संरचनाएं देखो, बीटा पे नेगेटिव, अल्फ़ा पे नेगेटिव, अल्फ़ा पे नेगेटिव, बीटा पे नेगेटिव। मतलब पिरोल के अनुनादी संरचनाओं से क्या स्पष्ट होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अल्फ़ा पोजीशन पर भी आता है और बीटा पोजीशन पर भी आता है। तो जब मैं इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाऊंगी तो वो अल्फ़ा पर भी आ सकता है और बीटा पर भी आ सकता है। अब कहाँ आएगा वो चीज़ देखो हम कैसे डिसाइड करते हैं। अल्फ़ा पर जब अटैक करवाया मैंने तो अनुनादी संरचनाएं 3 बन रही है, देख रहे हो ना रिएक्शन में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बीटा पे करवाऊँ तो क्या होता है देख लो एक बार। अगर मैं बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देती तो क्या होता, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये था ना, ये ले लो, देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों पे नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे आ सकता है,
मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ये बीटा पे अटैक हो जाता ना, इसका क्या बनेगा देखो, जब बीटा पे अटैक होता है, ये लो आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद अनुनादित संरचना बनानी है। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन करेगा भाई, नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा, करवा दो। अब आगे पॉसिबल है क्या, अनुनाद आगे पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या करेंगे हम कि जब हम अल्फ़ा पर अटैक करवाते हैं, देखो ये अल्फ़ा था ना, अल्फ़ा पर अटैक करवाया है मैंने, तो अनुनादित संरचनाओं की संख्या 3 होती है। जब बीटा पर अटैक करवाते हैं तो अनुनादित संरचनाओं की संख्या 2 होती है। तो जहाँ अनुनादित संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ अनुनाद ऊर्जा भी ज़्यादा निकलती है। अनुनाद ऊर्जा बनने वाले कंपाउंड को स्टेबल करती है, और हमें तो प्रोडक्ट स्टेबल ही चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्टेबल होने के लिए अगर यहाँ अनुनादित संरचनाएं ज़्यादा बन रही है तो अनुनाद ऊर्जा भी ज़्यादा निकलेगी। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, अल्फ़ा वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है, बीटा वाला हमें माइनर प्रोडक्ट मिलता है। ये एक्स्ट्रा था, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि मैनिक रिएक्शन में हमें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेना होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड मैंने पीरोल लिया था, तो आपके दिमाग में चीज़ आ सकती है कि मैम यहीं अटैक क्यों करवा रहे हैं और कहीं क्यों नहीं करवा रहे। तो भाई आप यहाँ करवाओ या यहाँ करवाओ, दोनों ही अल्फ़ा है, दोनों में अनुनादित संरचना यही मिलेगी, दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर आप बीटा और अल्फ़ा को कंपेयर करोगे तो जो अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, क्योंकि यहाँ अनुनादित संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होती है। समझ रहे हो ना, यहाँ अनुनादित संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होती है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैनिक रिएक्शन का। फिनोल ले लेते हैं, फिनोल भी तो एरोमेटिक कंपाउंड ही है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। जैसे यहाँ हमने डिसाइड किया कि अल्फ़ा मेजर होता है, वैसे ही फिनोल में देखना क्या होता है। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन करवा दूँ, फिनोल ये रहा, ये होता है भाई फिनोल, 6 मेंबर रिंग में OH, ठीक है। अगर आप इसके अनुनादित संरचनाएं बनाओ तो बना के देख लो, बेसिक चीज़ें है ना, अगर किसी को नहीं आती है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, अनुनाद करवाओ, करवा दो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, OH डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, प्लस R इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन देता है वो रेजोनेंस के थ्रू, तो क्या बनता है देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, करवाते जाओ रेजोनेंस, जब तक होगा तब तक करवा दो। यही होगा। आगे अगर आप करवाओगे तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। आगे अगर हम करवाएंगे तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन आएगी, वापस से आपको फिनोल ही मिल जाएगा। आपने कभी बुक्स में अच्छे से देखा होगा तो रिएक्टेंट में जो डबल बॉन्ड होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग होता है, प्रोडक्ट में जो होते हैं उनका अलग होता है। जैसे इसमें डबल बॉन्ड इधर है ना, तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड इधर है। ऐसा इस रेजोनेंस की वजह से होता है। रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड है इसका पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अनुनादित संरचनाओं से क्या पता चला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ये इसके लिए ऑर्थो है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पेरा है, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, पेरा पर आ रहा है और ऑर्थो पर आ रहा है।
मेटा पर नहीं आ रहा, मतलब जब फिनोल की ESR रिएक्शन करवाई जाती है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आता है या फिर पैरा पे आता है। समझ गए ना, या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है। ठीक है, अब बस मुझे क्या करवाना था, मुझे इसकी रिएक्शन करवानी थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और 2 डिग्री एमीन के साथ। करवा दो रिएक्शन। जब 2 डिग्री एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवाओगे तो आपको वही मैनिक प्रोडक्ट मिलने वाला है। 2 डिग्री एमीन आप यहाँ R एल्किल कुछ भी ले सकते हो। प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देती हूँ। मैकेनिज्म अभी बताया है भाई, इमीनियम आयन बनता है और फिर वो अटैक कर देता है बस। ठीक है ना, तो इसका मैं ऑर्थो प्रोडक्ट बना रही हूँ। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना, ये इस रिएक्शन में क्या है भाई, प्रोडक्ट है। समझ गए ना। ऐसे ही आप इसका पैरा भी बना सकते हो, पैरा प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। ठीक है, देखो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, उसकी इंटेंसिटी तो सेम होती है, वो जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे लगता है, लेकिन माइनस ही इफेक्ट होता है ना, वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है, OH में ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी परमाणु है, इसका -I भी लगता है, तो जो इसका -I है सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे लगेगा, फिर मेटा, फिर पैरा। ठीक है ना, तो -I लगने का क्या मतलब है, -I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बनने वाले कार्बन आयन को स्टेबल करता है ना, स्टेबल करता है भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ बनने वाला कार्बन आयन स्टेबल होगा और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा। देखो ये यहाँ पर मेजर होगा, क्यों, यहाँ जब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इस विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ इस OH के -I की वजह से यहाँ जो कार्बन आयन आएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह दूँगी, यहाँ जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, पैरा वाला बनता है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपके पास ये कोई कंपाउंड गिवन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन से करवानी है, तो भाई हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, क्या बात है। यहाँ H है, इस H की जगह क्या आ जाएगा, इस H की जगह आपका ये आ जाएगा NO2, ये CH2NR2, ये चीज़ बनेगी, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मैनिक रिएक्शन करवा लेंगे, यहाँ भी हो जाएगी भाई। समझ रहे हो ना कैसे होगी, बेस दोगे आप, बेस दोगे तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये वाली H एसिडिक है निकल जाएगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव अटैक करेगा इमीनियम पर। समझ रहे हो ना कैसे होगी रिएक्शन, इस विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये H निकल जाएगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव उस इमीनियम पर अटैक करते हैं। ठीक है, और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, सिंपल है, कर लेंगे ना। ये है मैनिक रिएक्शन। ठीक है, मैनिक रिएक्शन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, मैनिक रिएक्शन कंप्लीट। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर भी क्या है, कंप्लीट है। मैनिक रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन आज हमने कवर किया है, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। बेंजोइन कंडेंसेशन की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे कार्बोनिल ही यूज़ करने हैं, ऐसे एल्डिहाइड ही यूज़ करने हैं जो sp2 कार्बन से जुड़े हो। फिर CN का अटैक वहाँ करवाना है जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना जुड़े हो। ठीक है ना, ताकि बनने वाला कार्बन आयन क्या हो, वो लेस स्टेबल रहे और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहे। ठीक है ना। मैनिक रिएक्शन में आपको कोई कंडीशन इतनी नहीं है, इसमें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आप ले सकते हो और
नॉन, देखो ये एरोमेटिक नहीं है, सिंपल भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, ये एलिफेटिक कंपाउंड भी दे सकते हैं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन होती है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो NN डाई एल्किल एमिनो मिथाइल और फिर जो भी कंपाउंड आपने यूज़ किया है वो कंपाउंड, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जो आज का अपना लेक्चर है वो यहीं तक है, बाकी जो भी है हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी केमिकल रिएक्शन लाइक नोवेंजेल, ठीक है ना, पर्किन, विटिंग, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।